हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कोशिका द्रव के बारे में। इससे पहले हमने कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने बताया था साथ ही आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कोशिकांग के बारे में या कोशिका अंगक के बारे में बताया था, जिसको अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। याद रखिएगा, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसके पास उसका खुद का अंग है ना। तो अगर हम बात करते हैं, पहले ही हमने बता दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात। जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रिमिटिव सेल्स होता है जिसमें कि झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं होता है, मतलब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जब यूकैरियोटिक की बात आ जाती है तो उस केस में क्या होता है कि झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कोशिकांग क्या है, तो चाहे वो एनिमल सेल है जो कि आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है, और ये भी क्या है, आपका यूकैरियोटिक सेल्स है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखिएगा तो ढेर सारे छोटे छोटे इस कोशिका द्रव, याद रखिएगा, एक होता है जीव द्रव, दूसरा कोशिका द्रव। अब जीव द्रव जो आपका कोशिका द्रव है, कोशिका का द्रव मतलब जो वॉल और इस सेल के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव कहता है, साइटोप्लाज्म कहता है। यहां पर लिखा हुआ भी है, आपको मिल जाएगा साइटोप्लाज्म, आई थिंक वेर इट इज। हाँ, यहां पर है साइटोप्लाज्म। चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में साइटोप्लाज्म है। अब यहां पर बात क्या आती है, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं आपको दिख रही होंगी। ये सारी संरचनाएं जो है ये कोशिका के विभिन्न अंग हैं या अंगक हैं, ऑर्गेनल्स हैं। इसी कोशिका के छोटे छोटे बिखरे हुए आकृतियों को क्या कहते हैं, तो कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अब ये सारे के सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक वाले हैं, मतलब जितने भी कोशिकांग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, झिल्ली वाले होंगे। उनके बाहर में क्या होगी, वो झिल्ली जैसी संरचना, पतले मेम्ब्रेन जैसी संरचना उसके चारों ओर बनी हुई आपको मिलेगी। ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, और विभिन्न कोशिकांग, जिस तरह से हमारे शरीर में हमारा शरीर का ऑर्गन्स है, तो हर एक ऑर्गन जो है हर एक प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है। जैसे हमारा किडनी, अब उसमें हम कहें कि हमारा पाचन भी हो जाए तो वो संभव नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, पाचन तंत्र चाहिए। पाचन तंत्र के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो पाचन में सहयोग करेगा। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ें तब हमारा किडनी आएगा, ब्लेडर आएगा, बहुत सारे अंग आएंगे। तो उसी प्रकार से जो बहुत सारे इसमें अंग हैं, वो प्रत्येक अंग अलग अलग कार्यों के लिए बने हुए हैं। ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्जी apparatus, वैक्यूलस, या फिर आप यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा, यहां पर भी गोल्जी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबल्स है, सीलिया है ना, सेंट्रियोली है, वैक्यूलस है, ठीक है, मैक्रोविली है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कोशिकांग हैं। अब इन्हीं कोशिकांग को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां पर देखिए आप, थोड़ा सा इमेज में, इमेज से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये है आपका न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं आप लोग, न्यूक्लियस। ये कोर सेल है, क्या है, कोर सेल है। और इसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। एनिमल सेल्स ले लीजिए, प्लांट सेल ले लीजिए, दोनों में एक ही केस होगा। ठीक है, बस क्लोरोप्लास्ट के केस में क्या होगा कि थोड़ा अलग हो जाएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर बात क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, इससे जुड़ा हुआ छड़ के समान जो एक आकृति दिख रही है, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज समझना है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में डिवाइड किया गया।
एक को नाम दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और दूसरे को SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी भी यही होता है, इंग्लिश भी यही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका हिंदी क्या होगा। सीधा समझिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब जो छड़, अगर ऐसा कोई छड़ है ना, और ये सिंपल है, इसको कहेंगे हम लोग स्मूथ, मतलब कैसा है, सतह चिकना है। जिसका सतह चिकना होगा तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एक कोशिकांग होता है, उस राइबोसोम का अगर दाना इसके ऊपर मौजूद है, इसी को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि क्या चीजें कहता है। देखिए क्या कहता है, कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचनाएं, हमें उनका कार्य भी पढ़ना है और हमें उसके बारे में जानना भी है, उसकी संरचना को भी समझना है। क्या कहा, कोशिका अंगक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। यहां पर कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर क्या आता है कि जो कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब क्या हुआ, तो कोशिका द्रव में अनेक अलग अलग प्रकार की जो है रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं बिखरी होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोशिका द्रव में, अब कोशिका द्रव याद रखिएगा, यहां पर जीव द्रव नहीं है, जीव द्रव नहीं है, बल्कि क्या है, यहां पे कोशिका द्रव है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव अलग होता है और साइटोप्लाज्म अलग होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, याद रखिएगा, मैंने बताया है पहले भी कि जब हम साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कर देते हैं, ये हमारा बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। हिंदी में इसको कह सकते हैं आप, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सुमेलित रूप को क्या कहा जाता है, तो जीव द्रव्य कहा जाता है। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, तो यहां पर न्यूक्लियस को आप हटा दीजिए, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जो बिखरी हुई रहती है, इधर उधर छिटी हुई रहती है। ये रचनाएं यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसमें झिल्ली वाला होता है। झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन युक्त होता है, मेम्ब्रेन्ड होता है। इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं या कोशिका अंगक कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जलिका। ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बायोलॉजी है, इसके टर्म्स ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत कठिन होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको तोड़ के पढ़ें आप, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। सिंपल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तोड़ दीजिए, तोड़ के समझिएगा चीजों को, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब स्पीड में पढ़िएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है, आसान हो जाएगा। अंतःप्रद्रवीय जालिका, अब इसको स्पीड में पढ़ लीजिए, अंतःप्रद्रवीय जालिका, है ना। अब अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आज हमको समझना है। देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका मैंने कोशिका के अंदर बताया था, यहां पर हमने बताया था सेल के अंदर जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ इस छह तरह की संरचना है। यहां पर जो ये ब्लू कलर की संरचना आप देख रहे हैं, यही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही चीज कई बार अलग जगह पर भी हो सकता है। देखिए, यहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है ना। कुछ न्यूक्लियस से भी जुड़ा हुआ होता है, कुछ न्यूक्लियस से दूर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कुछ अलग भी होता है। आगे अगर आप इसको देखते हैं, तो यहां पर देखिए, इसका जो डिटेल्ड संरचना है वो मैंने आपको यहां पर दिखाया। देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली वाला है, दोहरी झिल्ली वाला। उसके बाद इससे सटा हुआ एक संरचना आप देख रहे होंगे, इस तरह का 3D संरचना है यहां पर मौजूद है। इसी संरचना को क्या नाम दिया गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
या अंतःप्रद्रवीय जलिका नाम दिया गया। अब जिस पर राइबोसोम का दाना चिपका हुआ है, राइबोसोम का दाना चिपका हुआ है, उसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं RER। उसके बाद जिसके ऊपर इस तरह की संरचना नहीं है, मतलब राइबोसोम वाला दाना नहीं बैठा हुआ है, उसी को नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए याद रखिएगा, राइबोसोम एक ऐसी संरचना है, कोशिकांग है, ऐसी कोशिकांग है या ऐसी कोशिका की संरचना है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। ये दानेदार होती है, गोल गोल छोटी छोटे दाने के समान होती है, ठीक है, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है, अंतःप्रद्रवीय जलिका के बारे में जानना है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है जंतु एवं पादप कोशिकाओं में या कोशिका के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित ब्रांच्ड, देखिएगा कि हमने जो दिखाया था यहां पर, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच निकला हुआ है। क्या है ये, देखिए ढेर सारे ब्रांच हैं, है ना, और क्या है आपका, सूक्ष्म है और शाखित झिल्लीदार। यहां पे देख रहे हैं ना, ये पतली पतली जो है ना साइड से झिल्लियां निकली हुई है इसकी, है ना, झिल्लीदार और अनियमित। देखिए कोई संरचना नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है, इरेगुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। नलिकाओं का घना जाल है, नलिका है, क्या है ये, पाइप जैसा संरचना नहीं लग रहा अपने को, तो नलिकाओं का घना संरचना है ना, जो कि अनियमित है। इसी को क्या नाम दिया गया, अंतःप्रद्रवीय जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, क्योंकि डिफाइन करने की जरूरत है, मैक्सिमम टर्म्स मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको। चलिए, कहता है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका निर्माण या उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, याद रखिएगा, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। कैसी फैली होती है, समानांतर, मतलब पैरेलल पाइप। अब समझ लीजिए कि दो, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप इसके ऊपर हो गया, एक पाइप इसके, जो एक दूसरे के क्या हो, समानांतर। समानांतर वो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, इसी रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो अंतःप्रद्रवीय जलिका होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, और वो क्या होती है, कुछ समानांतर नलिकाओं के रूप में कोशिकाओं के अंदर फैली हुई होती है, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं कोशिका द्रव्य में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती है। अगला पॉइंट कहता है कोशिकाओं में इसका विस्तार जो है कभी कभी केंद्रक के बाह्य संयुक्त होगा, बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। यहां पर देख लीजिएगा, बाह्य है, ये क्या है आपका, बाह्य है। कहता है इसका जो विस्तार है, विस्तार कहां से है, तो कभी कभी न्यूक्लियस की बाह्य झिल्ली, मैंने बताया आपको न्यूक्लियस भी क्या है, डबल सीटेड मेम्ब्रेन है, मतलब एक मेम्ब्रेन अंदर वाला, एक मेम्ब्रेन बाहर वाला। ठीक, एक मेम्ब्रेन जो बाहर में है वो आउटर मेम्ब्रेन होगा, जो अंदर होगा वो इनर मेम्ब्रेन होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन से, बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कि आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली तक क्या होती है, फैली होती है। कहता है अंतःप्रद्रवीय जलिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवीय जलिका, दूसरी खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जलिका। चिकनी, जो पाइप बिना राइबोसोम के होगा उसको आप कह देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं SER। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, SER। जब हम बात करते हैं कि उसके ऊपर, पाइप के ऊपर दानेदार संरचना बन जाए राइबोसोम का, तो इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम लोगों को देखना है चिकनी अंतःप्रद्रवीय जलिका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो देखिए क्या कहता है यहां पे, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जलिका या झिल्ली चिकनी होती है, कि झिल्ली क्या होती है, चिकनी होती है, मतलब
उस पे राइबोसोम का दाना नहीं होगा, जबकि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जलिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसी छोटे छोटे कण की वजह से इस चिकनी नली को क्या बोला गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया। अब हमको देखना है इसका कार्य क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अंतःप्रद्रवी जलिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव्य भरा रहता है, इसलिए ये कोशिका द्रव्य में पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात कोशिकीय परिवहन तंत्र का कार्य करती है। किसका कार्य कर रही है? कोशिकीय परिवहन तंत्र का। अब इसको समझने के लिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो क्या कहता है, आपके शरीर में क्या है? एक पाइप सिस्टम है ना, जो कि दो पाइप में डिफाइंड है, एक सिरा दूसरा धमनी। इसका भी काम क्या है? पूरे बॉडी से ब्लड को, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम उसी पाइप के थ्रू से होता है। इसीलिए यहां पर देखिएगा, इसीलिए हमारे शरीर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नस हो गया, वेन्स हो गए, आर्टरीज हो गया। इसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर परिवहन का कार्य करने वाला जो तंत्र होता है वो अंतःप्रद्रवी जलिका होता है, क्योंकि उसका काम क्या है? प्रोटीन का संचार करना। अगला पॉइंट कहता है SER। अब यहां देखिए शॉर्ट में यूज कर दिया ना। अब SER का मतलब क्या हो गया? S मतलब स्मूथ, E मतलब इंडोप्लाज्मिक, R मतलब रेटिकुलम, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहता है SER वसा, SER वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। अब देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करेगा, किसका निर्माण कर रहा है? तो वसा और कोलेस्ट्रॉल का। किसका? कोलेस्ट्रॉल और वसा का संश्लेषण या निर्माण करती है, या निर्माण में भाग लेती है। याद रखिएगा, क्या कहता है? भाग लेती है। कहता है कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, है ना। अब देखिए, वसा का निर्माण में, संश्लेषण करने में सहायता कर रहा है ना। कुछ वसा जो है वो प्रोटीन के साथ मिलेगा, क्योंकि याद होगा हमने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो तीन झिल्ली से बना होता है, तीन लेयर्स होते हैं। एक बाहरी लेयर जो होता है और एक अंदरी लेयर जो होता है, इनर वॉल जो होता है, दोनों को दाना प्रोटीन से बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कौन सा? लाइपोज नाम का प्रोटीन से बना होता है। और बीच की जो लेयर होती है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो बीच की दीवार होती है वो दीवार किसकी बनी होती है? याद रखिएगा, ये फैट का बना होता है, लिपिड का बना होता है। किसका? फैट का बना होता है, जिसको लिपिड का बना होता है या वसा का बना होता है। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि वसा प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करेगा। इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात्मजन, क्या कहता है? झिल्ली जीवात्मजन कहा जाता है। अब यहां पर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि जब प्रोटीन और फैट मिलकर क्या बनाए? झिल्ली का निर्माण करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। इसी क्रिया को कहा जाता है आपका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, कहता है कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कौन सा सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चलिए, कहता है कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन। अब देखिए, कोशिका भी जनन करेगी ना, जिस तरह से मानव या पशु या पौधे क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन करने का अर्थ होता है नए जीव का निर्माण करना या अपने संतति का निर्माण करना। तो अपने संतति के निर्माण के लिए क्या करेगा? जनन करेगा। तो कोशिका भी जनन करता है। तो कोशिका का जनन जो है कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है, जिसमें कि जो पैतृक कोशिका होती है, जो पिता की कोशिका होती है, वो संतति कोशिका आने के बाद उसकी जो पैतृक कोशिका होती है वो मर जाती है। तो एक कोशिका है, उस कोशिका क्या टूटकर दो नए नए कोशिकाओं में ही बदल जाना कोशिका विभाजन कहलाता है। अब एक जो पैतृक कोशिका है ये तो खत्म हो गया ना, यहीं पर इसका टास्क समाप्त। अब क्या हुआ? जो दो नया छोटा छोटा भाई बना, बेटा बना इसका,
यही नई संतति कोशिकाएं हुई। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोशिका विभाजन। जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे डिटेल में तो मिटोमायोसिस और क्या कहते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन बस इतना समझिए, जो हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं, कहता है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट्स और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। कहता है कशेरुकी जंतुओं का एक वर्ग है जिसको कि वर्टिब्रेट्स कहते हैं। याद रखिएगा, इसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, है ना। और कशेरुकी दो प्रकार के जीव होते हैं। कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाला कशेरुकी होता है, बिना रीढ़ की हड्डी वाला और कशेरुकी होता है। कहता है जंतुओं का एक वर्ग है, तो वर्ग है, मैंने बताया शायद इसको डिफाइन नहीं किया था कशेरुकी, क्योंकि वहीं पर हमने स्टॉप कर दिया था। कहता है कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा का निराविषीकरण करता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। मतलब जब हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जब हम खाद्य पदार्थ डाल रहे हैं, अब आज के समय में अनाज भी अगर उपजता है तो वो केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से उपजता है। अब कहीं ना कहीं जब हम, सीधी बात समझिए, अगर हम जो खाएंगे वही हमारे शरीर से वही निकलेगा ना, तो उसी प्रकार से जब हम जो पादप को जो खाद दे रहे हैं, जो केमिकल दे रहे हैं, वही केमिकल से वो अनाज बनता है। तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं उस अनाज में भी उस विष का मात्रा आ जाता है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, किसी प्रकार का दलहन हो या तेलहन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जो एग्रीकल्चर से प्राप्त किया हुआ वस्तु कह सकते हैं, वस्तु हो, सबका सब क्या है, विष वाला है। मतलब जिसमें कि केमिकल है, रसायन है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर में फिल्टर लगा हुआ। अब फिल्टर कहां है, लीवर हमारा फिल्टर है। जब हम खाएंगे, पिएंगे, पचाएंगे तो क्या करेगा, लीवर उसको फिल्टर करेगा। लीवर का काम होता है विषहीन करना। क्या करना, विषहीन। अब जो जहर है उसको क्या करेगा, उससे छांट के अलग कर देगा, है ना। इसी को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमारे यकृत को डिटॉक्सिफिकेशन करने की क्षमता होती है हमारे यकृत में। तो अब उसमें क्या होता है, हमारे यकृत की कोशिकाओं में एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, विष तथा दवा। अब दवा भी क्या है, केमिकल, जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं वो भी क्या है, रसायन ही तो है। उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहता है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आपका डीएनए, सीधी बात है, क्रोमोसोम, ये सारा का सारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। कहता है केंद्रक से, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम सब होता कहां है, केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों, डीएनए सबका जाने का जो रास्ता होता है, जो ट्रांसपोर्ट का जो जरिया होगा, वो क्या होगा आपका, याद रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा उसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहता है इसके कारण ही कोशिका की सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाती है। क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से कोशिका का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, मदद करती है। क्यों, क्योंकि रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या है, जो दाना है वो राइबोसोम का है, और ये दाना जो है क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये हेल्प करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। अगला है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम हमने थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है कि राइबोसोम ऐसा कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं। याद रखिएगा, दो तरह के होते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें 3 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है आपको। ठीक है, तो कहता है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम को हम एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इसको हमको देखने के लिए क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। हिंदी में इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी।
कहता है ये अंतःप्रद्रवी जलिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं। कहां सटे होते हैं? अंतःप्रद्रवी जलिका जो आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सतह पर चिपके हुए होते हैं, जिस कारण से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल देता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देता है, या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। तीन जगह पे हो गया, या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पे सटा होगा, या फिर कोशिका द्रव्य में फैला होगा, या फिर अकेले कहीं घूम रहा होगा। कहां पे? कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ होगा। कहता ऐसे राइबोसोमों को जो गुच्छों में मिलते हैं उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम कहते हैं। जब राइबोसोम जो है, देखिए ये कोशिका है, न्यूक्लियस है, यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दीवार पर है, या फिर कहीं पर गुच्छों में है, कहीं पर कई सारे मिलके एक साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पर एक एक करके है ना, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ है। तो कहता है जहां पर ये गुच्छे में है इसको नाम दिया गया पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। कहता है ये रचनाएं जो है, इस प्रकार की जो रचनाएं होती है, ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। मतलब एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। याद रखिएगा, राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। दूसरा बात, अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे, कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है? बस प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कौन करेगा? तो राइबोसोम करेगा। कौन करेगा? तो राइबोसोम करेगा। आज हमने क्या देखा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में हमने राइबोसोम को कवर किया। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले वीडियो में अगले क्या कहते हैं, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तब तक इस वीडियो को जितना हो सके आप स्प्रेड कर सकते हैं, जितना हो सके इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो करना है कीजिए, ठेक के मारिए, नहीं तो छोड़ना है छोड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसी से आपका मार्ग अच्छा मिलने वाला है। आगे आने वाले समय के लिए आपका एक बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ मार्ग खुलने वाला है। इसके लिए आपको पढ़ना आवश्यक है, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, कोई भी है, क्यों नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में अपने टॉपिक के बारे में। तब तक इस वीडियो के लिए अनुमति चाहते हैं, विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।